हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का अपना टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो गया? ड्यूअल नेचर का मतलब हो गया कि रेडिएशन और मैटर में जो वेव्स एग्जिबिट होती है वो अपनी वेव नेचर को भी शो करती है और उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी। ठीक है ना। इस तो ये दोहरी जो यहाँ पर नेचर शो होती है, इसको हम ये ऐसा क्यों होता है इस लेसन में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ। द आइडिया ऑफ ड्यूअलिटी ओरिजिनेटेड इन ए डिबेट ओवर द नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर दैट डेट्स बैक टू दैट 70th सेंचुरी। यानी 70वीं जो शताब्दी थी, 70वीं जो सेंचुरी थी, उसके अंदर उसके अंदर हमें ये ड्यूअल नेचर यहाँ पर डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मैटर थी और इसके कारण ही लास्ट में ये थ्योरी निकल कर आई। ये क्या कह रहा है? व्हेन कंपीटिंग थ्योरीज ऑफ लाइट व प्रपोज्ड बाय क्रिस्टियन हैगन्स के अपने बहुत ही बढ़िया से ये सारे पढ़े थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो एक वेव के रूप में काम करती है। ये हैगन्स ने हमें बताया था, जिसको कि हमने पिछले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा था। उसके बाद साथ साथ न्यूटन का भी एक कंसेप्ट चल रहा था। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये कहा कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है ना। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। कॉर्पस्कुलर जो थ्योरी थी उसमें न्यूटन ने ये बताया था कि ये पार्टिकल्स के रूप में है। तो पार्टिकल्स की भी बात चल रही थी और हाइगन्स ने बताया था कि वो किस तरह की नेचर है लाइट की, वेव। तो ये दोनों थ्योरी साथ साथ चल रही थी। तो डिस्कशन था कि कौन सी चीज सही है ना। इट वाज द लाइट वाज थॉट आइदर टू कंसिस्ट ऑफ वेव्स, यानी हाइगन्स ने कहा, और ऑफ द पार्टिकल्स, न्यूटन ने कहा। तो दो थ्योरीज एक साथ चल रही थी, किस किस की? हैगन्स की और न्यूटन की। थ्रू द वर्क ऑफ मैक्स प्लांक, इसके ऊपर काम किया किस किसने? प्लांक ने, आइंस्टीन, लुइस डी ब्रोगली, आर्थर कॉम्पटन, Niels Bohr and many others. Current scientific theory holds that all particles also have wave nature एंड वाइस वर्सा। यानी सारे के सारे पार्टिकल्स की वेव नेचर होती है और जितनी भी वेव्स है सबकी पार्टिकल नेचर भी होती है। ये सब कुछ डिस्कशन के बाद आया जब इतने सारे फिजिसिस्ट ने उसके ऊपर डिटेल में काम किया। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। The phenomena such as interference, diffraction, polarization, etc., in which radiation interacts with radiation itself can be explained on the basis of electromagnetic nature of radiation। यानी वेव नेचर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, इन सब को। आपने वेव ऑप्टिक्स में बहुत बढ़िया से इसको पढ़ा था। ठीक है ना। द फिनोमिना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, pair in production, etc., in which radiation interacts with matter can be explained on the basis of quantum, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। यानी जहां जहां आपकी जो लाइट है ना, वो खुद के साथ रेडिएशन जो खुद के साथ इंटरेक्ट करती है। आपस में दो रेडिएशन जो हो रही है, रेडिएशन खुद के साथ, वहां पर रेडिएशन टू रेडिएशन अगर इंटरेक्शन है तो वो हम आसानी से वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट जहां रेडिएशन को हम इंटरेक्ट कराते हैं मैटर के साथ, तो वहां हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पार्टिकल नेचर की, यानी क्वांटम नेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। जहां जहां हम रेडिएशन को, इन विच रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैटर, वहां हम क्या कहेंगे? पार्टिकल नेचर की आवश्यकता है। और जहां पर आपकी रेडिएशन इंटरेक्ट विथ रेडिएशन, तो वहां हम किस चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसकी वेव नेचर से। क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए। अब वेव नेचर से कब कर सकते हैं? जब रेडिएशन का रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन हो। सारे फिनोमिना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सारे, है ना। और जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इनकी जरूरत पड़ती है, इनको एक्सप्लेन करना होता है, वहां हमें नीड होती है कि हम पार्टिकल नेचर से ही इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। द फिनोमिना सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, etc., in which radiation interacts neither with radiation nor or matter,
है ना। न तो वो रेडिएशन रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करती है और न ही मैटर के साथ। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दोनों ही नेचर की आवश्यकता होती है, दोनों ही नेचर चाहिए, ठीक है। है ना, किसी भी नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों ही नेचर से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है एक नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहने की। नाउ इलेक्ट्रॉन इमिशन, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन इमिशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। यानी जब हम किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का अगर इजेक्शन होता है, वहां से निकलते हैं, है ना, इजेक्ट होते हैं वहां से, तो हम क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन इमिशन। वी नो दैट एवरी मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are free to extent that they may transfer from one atom to another within the metal, but they cannot leave the metal surface to provide electron emission because of electrostatic attraction of positive nuclei inside the atom. कहने का मतलब यह है कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। आप लोग जानते हो उसमें प्रोटॉन होते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ नहीं पाता, उस सरफेस से वहां से इजेक्ट नहीं हो पाता। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो वहां से एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। However, if sufficient energy is given to the free electrons, अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या दें, सफिशियंट एनर्जी दे दें, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जब सफिशियंट एनर्जी उनको हम किसी वे में दे दें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एंड दस द इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस ओवर द सरफेस बैरियर टू लीव द मेटल। और वो उस एनर्जी के साथ में, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस जो बैरियर होता है, सरफेस बैरियर होता है मेटल का, उसको छोड़कर भाग जाएंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे। नाउ एक टर्म है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं। फाई नॉट, यानी ये इस तरह का सिंबल बना हुआ, ये क्या है, एक्चुअली में फाई है। फाई नॉट, नॉट का मतलब वही पास में हल्का सा एक जीरो बना हुआ है ना, फाई नॉट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप, इट मीन्स जीरो वेलोसिटीज फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ में आई कहानी। कम से कम कितनी एनर्जी दे कि वो उसको छोड़कर चला जाए, कम से कम कितनी एनर्जी मिल जाए उसको कि वो उसको छोड़कर उस सरफेस को वहां से भाग जाए, उस एनर्जी को बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, तो वहां पर कितनी एनर्जी उसको मिनिमम चाहिए, है ना, जिससे कि वो वहां से उस सरफेस को छोड़कर भाग जाए, उसको जस्ट एस्केप कर ले, वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, that is called work function of the metal. The work function of pure metal varies roughly from 2 electron volt to 6 electron volt. वो जो वर्क फंक्शन होता है, जो मिनिमम एनर्जी होती है, वो कितनी होती है, लगभग 2 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वो एनर्जी होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ये आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। 1.6 into 10 to power -19 जूल। क्लियर? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये मेथड्स क्या क्या हो सकती है। पहली मेथड है थर्मियोनिक, है ना, थर्मियोनिक इमिशन। In this method, the metal is heated to a sufficient temperature about 2500 Celsius। यानी हम उस मेटल को हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे। कहाँ तक? 2500 सेल्सियस तक। To enable to free electrons to leave the metal surface. The number of electrons emitted depends on the temperature. The higher the temperature, the greater is the emission of the electrons. The ejected electrons are called thermal electrons. होता क्या है, हम उसको हीट देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो वहां से एस्केप कर जाएगा, उस सरफेस को छोड़ देगा। ये हीट करने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां से जाएंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन्स
का इमिशन होगा और रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या बोलेंगे? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, जो वहां से एस्केप कर गए। सेकंड मेथड है फील्ड इमिशन। इन दिस मेथड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड means high positive voltage is applied to the metal surface which pulls the free electrons out of the metal because of the attraction of the positive field। वहां पर पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है उसके पास में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है ना। पॉजिटिव वोल्टेज वहां पर दे देंगे तो पॉजिटिव चीज उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तो उसको खींच के बाहर ला देगी, और वहां पर उस जो उसका बॉन्ड बना हुआ है अपने न्यूक्लियस के साथ उसको वो ब्रेक कर देगी। द स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन इमिशन। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन ज्यादा होगा। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से भाग गए, एस्केप कर गए, उनको हम क्या कहेंगे? फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। Now we come to photoelectric emission. In this method, the energy of light falling upon the metal surface is transferred to the free electrons within the metal to enable them to leave the surface. इसमें क्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट की एनर्जी को यूज करते हैं। जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर लाइट, इसके ऊपर हम डिटेल में इस लेसन में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसको अपन अभी जहां पर कम पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस द ग्रेटर इज द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। जितनी ज्यादा वहां पर इंटेंसिटी लाइट की उसके ऊपर आएगी उतना ही ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा। द रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स। और जो वहां से एस्केप कर जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से एस्केप करेंगे उस सरफेस से, उनको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस तरह का इमिशन हो रहा है उसी तरह का नाम होगा उनका इलेक्ट्रॉन्स का जो वहां से एस्केप कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंडरी इमिशन। इन दिस मेथड ए हाई वेलोसिटी बीम ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द मेटल सरफेस। द इंटेंसिटी ऑफ द secondary emission depends upon the emitter material, mass and energy of the bombarding particles. The ejected protons are called secondary electrons. समझ में आ गई? चलो एक बार मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। जस्ट ए मिनट प्लीज गिव मी सम टाइम, है ना। थोड़ा सा मुझे कॉल आ रहा है। ओके, हाँ जी गुड इवनिंग। मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लास की, है ना। ओके तो ये चार तरह के जो इमिशंस हैं, वहां पर हम जिस तरह का इमिशन होता है उसी तरह का उसको नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन को। अगर हीट करने से वहां पर अगर हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे? उसी तरह का उसको नाम दे देंगे। जैसे हीट करने से हुआ तो जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, है ना। मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होंगे वो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा तो हम उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी इमिशन होगा उसके अंदर उनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, तो इसको बढ़िया से हमें पढ़ना है। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, है ना। कुछ यहाँ पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन लाइट रेज अगर अपन उसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं उसमें, तो वहां से इमिशन होगा। और ऐसे इमिशन को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में आ गया ये चीज, है ना। अगर हम यहाँ पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, अगर वहां पर लाते हैं उस सरफेस ऑफ द मेटल तक, तो इमिशन होगा। और उस इमिशन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट constituted by photoelectrons is known as photoelectric current or photocurrent। भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां पर करंट तो होना ही होना है ना।
when electron are moving from one place to another place, तो हम वहां पर क्या कहेंगे, उसमें करंट आएगा, और जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज इन 1887। इसको डिस्कवर किसने किया था? हर्ट्ज ने, ड्यूरिंग ईएम वेव एक्सपेरिमेंट। जब वो ईएम वेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने अचानक से देखा कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट किस तरह का है? फोटो करंट है। यह एक टर्म आई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये जो वी नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस जगह पर, सॉरी जस्ट मिनट, ये यहाँ पर जो वी नॉट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप माउस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पर आप नोट, ये एक्चुअली वी नॉट नहीं है, ये न्यू नॉट है। क्या है ये? ऐसा न्यू नॉट, न्यू नॉट है। न्यू आप लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। ये थोड़ा सा वी को ऊपर से मोड़ना है, बट किसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरह का सिंबल नहीं ला पा रहा था, तो ये वी नॉट मान लीजिए आप। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? The minimum frequency of light which can eject photoelectron from a metal surface is called the threshold frequency of that metal। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि इतनी लाइट, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट वहां पर हम इंसिडेंट करा दें कि वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाए, तो हम उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना, उस वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए? उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होते हैं, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इसका उल्टा लिख देंगे यहाँ पर, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दैट मेटल। ठीक है ना? इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जगह हम टर्म यूज कर लेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, बाकी तो सेम रहेगा। रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज phi is equal to h न्यू नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम चीज पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर जहाँ मेरा हाइलाइटर है वहां पर आप बड़े गौर से देखिए, phi is equal to h न्यू नॉट। h यहाँ पर क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू नॉट की जगह हम लिखेंगे c अपॉन लैम्डा मैक्सिमम। न्यू नॉट की जगह क्या लिख देंगे? c अपॉन लैम्डा। c अपॉन लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, h प्लांक कांस्टेंट, और न्यू नॉट हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। Now we come to experimental study of photoelectric effect। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक यूज करते हैं एक सरफेस CA को हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है एक क्वार्ट्ज विंडो जहाँ पर दी हुई है, यानी यहाँ से आपको मिल रही है क्या? यहाँ देखिए आप बड़े आराम से C पर, आप यहाँ नहीं, ये जस्ट मिनट, यहाँ पर जो C लिखा है यहाँ देखिए, ये एक प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट के ऊपर यहाँ से लाइट हमने इंसिडेंट कराई है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ जा रही है, जो ए पर है वहाँ रिसीवर है, रिसीविंग प्लेट है ना, इस ग्लास ट्यूब में यहाँ पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिसीव करने के लिए एक सर्किट बना दिया, और सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पर करंट मिलेगा, और उस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ अमीटर वगैरह वोल्टमीटर वगैरह सब कुछ लगा के तैयार रखा है, और इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की स्टडी है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलिप लेनार्ड स्टडीड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रैक्टिकली। उसने सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली स्टडी किया था। फिगर शोज इज एक्सपेरिमेंट सेटअप, है ना। सी यहाँ पर क्या लिखा है इसने? मेटेलिक कैथोड लिखा है। कैथोड का मतलब यहाँ से इमिट होंगे, इजेक्ट होंगे। ए मेटेलिक एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव है, तो ताकि वो उन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको रिसीव कर सके, और W यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक क्वार्ट्ज विंडो, यानी जहां से उसने रेज को इंसिडेंट कराया था सन की, एक विंडो बना दी जहां से उसने वहां पर इंसिडेंट हुई थी क्या? एक बीम ऑफ लाइट, है ना।
When light of suitable frequency falls on the metallic cathode, photoelectric electrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. यानी वो सी जो ए है वो पॉजिटिव एनोड है तो उसको रिसीव कर लेगा, उसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और वो उसको रिसीव करके और इस सर्किट में ला देगा जिससे कि वहां पर करंट फ्लो होने लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है? करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट टाइम। करंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन से, है ना? वही तो करंट है। ये इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करें, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें लाइट जो उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे। श्योर सी बात है, उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा इमिट होंगे। ज्यादा इमिट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां उस सर्किट में मूव करेंगे और इससे क्या होगा? करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। यानी फोटो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के, है ना? करंट जितना होगा वो किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना? जैसा कि आना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ वी कम टू इफेक्ट ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल, है ना? जो कलेक्टर पोटेंशियल है वो जो रिसीव कर रहा है उसकी क्या उसका क्या इफेक्ट होगा? कलेक्टर पोटेंशियल इज मेड फॉर कलेक्टिंग इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो ए था, है ना, जो पॉजिटिव एनोड था अपने जिस जहां पर हमने एक पॉजिटिव एनोड एस्टेब्लिश कर दिया था जिसने उसको कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, तो जो कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कलेक्टिंग इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको कलेक्ट करना, जितने भी इमिट हो रहे हैं उनको कलेक्ट करना। करंट फर्स्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कलेक्टर पोटेंशियल आफ्टर व्हिच इट सैचुरेटेड। जैसे जैसे एक बार जब वो बढ़ने लगेंगे, कौन? जो रिसीविंग इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे कलेक्टर में, तो वहां फिर क्या होगा कि जो करंट है वो बढ़ता जाएगा उसके साथ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वहां पर क्या सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है। इट सैचुरेटेड यानी कांस्टेंट हो जाता है व्हेन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जितने इमिट हुए उतने के उतने ही सारे उसने कलेक्ट कर लिए, है ना? तब तक तो बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही बराबर सारे सभी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें कलेक्ट होने लगे उसके बाद वो सैचुरेटेड होने लगा। दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। उसके बाद में आप कितने भी इमिट करो उससे कोई फर्क नहीं, वो कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? कलेक्टिंग की जो उसकी पोटेंशियल है वो उस वहां तक जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो रिसीव करता जाएगा, कलेक्ट करता जाएगा, लेकिन जैसे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे वो उनको कलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया। इस तरह के करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। समझ में आई कहानी? हाँ, वो कैसा हो गया? सैचुरेटेड करंट। नाउ इफ यू कीप वोल्टेज नेगेटिव इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। मान लो उसको पॉजिटिव नहीं लेकर नेगेटिव बना दे तो उसको रिपेल करेगा। एट सम पोटेंशियल ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिपेल्ड। कुछ समय तक सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होते जाएंगे और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा? जीरो। जब वहां पर आए नहीं तो मूव कहां से होंगे? तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो स्टॉप कर रहा है ना उनको वहां से उस सर्किट में आने के लिए, इसलिए उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, वहां जो एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल रहेगा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना? और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो क्या होगी? एच न्यू माइनस ई वोल्टेज ईवी स्टॉपिंग। अब यहाँ ये बच्चों जो ईवी स्टॉपिंग है इसका मतलब समझिए आप। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह वी स्टॉपिंग मतलब है कि वो वोल्टेज जो स्टॉपिंग वोल्टेज है उस मेटल के लिए, ठीक है? जो स्टॉपिंग वोल्टेज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हुआ, वो उस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उनके उसके इक्वल हो जाना चाहिए।
किसकी काइनेटिक एनर्जी? उन इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इसको यहाँ पर कैसे लेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस ई वी स्टॉपिंग। और एच न्यू माइनस कितना हो गया? ये वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। वर्क फंक्शन के इक्वल होगा फाई नॉट के। तो वी स्टॉपिंग क्या हो गया यहाँ पर? एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। समझ में आई कहानी? नहीं आई? अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम ले रहे हैं हम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम ले रहे हैं ये किसके इक्वल होगी? फाई नॉट, राइट? ये फाई नॉट के इक्वल होगी कि नहीं होगी? सो यहां पर बच्चों हमें क्या मिलने वाला है? एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। समझ में आ गई? अच्छा, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। अगर यहाँ पर आपको ये इस तरह के अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं भी आते हैं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि वी स्टॉपिंग किसके बराबर होगा? एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले काम में आते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर तीन तरह की इंटेंसिटी अगर काम में लिए, जैसे जैसे हम हाई इंटेंसिटी की रेज वहां इंसिडेंट कराएंगे, एक ऐसे इसका जो फोटो करंट है वो वहां पर करंट बढ़ता जाएगा, है ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वहां पर किसी भी मेटल के लिए फिक्स होगा, ठीक है। और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर इस साइड में पॉजिटिव लेंगे, इस साइड में पॉजिटिव लेंगे और इस साइड में नेगेटिव लेंगे। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, पहली चीज। और उसका जो ग्राफ आएगा करंट का, है ना, अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए इस तरह का आएगा। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक, क्लियर? यह हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। ये V के नीचे लिखा हुआ है स्टॉपिंग, ये V स्टॉपिंग इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। और EV स्टॉपिंग है उसके वर्क फंक्शन के इक्वल है, ठीक है ना। अब हो सकता है आपको अब समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सैचुरेशन करंट विल बी सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, है ना। जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी उन सब के लिए, क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वहां पर लाइट आपको मिलेगी, सैचुरेशन करंट सेम होगा, ठीक है। और वहां तक, है ना, जो फिक्स्ड इंटेंसिटी है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी कितनी करो, है ना, वही वही वहां पर हमें करंट मिलना है। द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पॉइंट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको पता है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में जो ग्राफ आना है वो कैसा आना है दोनों में, है ना, दोनों में कैसा ग्राफ आना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। एक मेटल का आएगा दूसरे मेटल का भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी रेशियो में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो भी आपको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टॉपिंग, यहाँ इसको वापस देख लेते हैं। द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड इंप्लाइज दैट देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच देयर इज नो फोटो करंट। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर आ गई, है ना, और ये यहाँ पे आ गई इस मेटल एक के लिए, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये जो है इसके अंदर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ,
चलो अब आगे चलते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है। फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। For a given metal there is a certain minimum frequency called threshold frequency। ये जो कुछ हमने पढ़ा है मैं इसी को समराइज कर रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए किसे बोलेंगे हम कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी की लाइट तो चाहिए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम वहां पर इंसिडेंट कराएंगे तो किसी भी प्रकार का इमिशन नहीं होगा। बिलो विच देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। इससे नीचे किसी भी प्रकार का आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर है ना। उसके बाद हमें इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि कितना इमिशन वहां से मिलने वाला है। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट मीन्स as soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectron। ये एक इंस्टेंट पर काम करता है। ऐसे नहीं है कि वो वेट करेगा कि भाई इतना टाइम इसको गर्म होने में लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जितनी फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, जैसे ही वहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी, इमीडिएटली वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लग जाएंगे। नाउ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आइंस्टीन ने क्या दिया था, हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं शायद, जैसा मुझे लग रहा है, बट ठीक है, वी आर डूइंग गुड। आइंस्टीन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, ये क्या आ रहा है यहाँ पर, अनावश्यक, जरूरत नहीं है इस चीज की। अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी। चलो वी अपन फिर से इस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, ये अनावश्यक रूप से कुछ चीजें आने लगी थी। अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी में क्या बताया था, लाइट इज इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स इन द फॉर्म्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। आइंस्टीन ने, जब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि प्लांक ने क्या बताया था कि लाइट सोर्स से इमिट होती है, किस फॉर्म में इमिट होती है, बंडल ऑफ एनर्जी। और उस बंडल ऑफ एनर्जी को, एक मिनट, हाँ चलो, हम आधे से ज्यादा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अपन वापस इसी चैप्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से शुरू करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट इज इमिटिंग फ्रॉम ए सोर्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में वहां से इमिट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, प्रत्येक जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, जस्ट मिनट, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। अच्छा अच्छा, जस्ट मिनट, हाँ यहाँ हम थे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन कितनी होगी बच्चों, ये हमें मिलेगी E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, ये आपको मिलेगी यहाँ पर, इतनी या एनर्जी होगी हर एक फोटोन की। एच या प्लांक कांस्टेंट है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टीन मेड यूज ऑफ दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस। According to the Einstein, when photons of energy falls on a metal surface, they transfer their energy to the electrons of the metal। आइंस्टीन ने यह कहा कि जैसे ही वो फोटॉन्स वहां पर आकर उससे मिलेंगे मेटल सरफेस से, वो अपनी एनर्जी इमीडिएटली ट्रांसफर कर देंगे किसको, वो जो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल वाले, जो मेटल वाले इलेक्ट्रॉन से उनको अपनी एनर्जी दे देंगे और वो वहां से इमिट हो जाएंगे।
A part of this energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of the energy is called work function, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि मिनिमम एनर्जी अपने कितनी चाहिए, वो उस थोड़ी सी एनर्जी उसके यूज में आ जाती है ना। वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी वहां पर काम में आ जाएगी उस मेटल सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और उसके बाद में वहां से इमिट होने शुरू हो जाएंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू गिविंग अ वेलोसिटी। जो बची हुई एनर्जी है वो कहाँ यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कि उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। किसको, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी वहां से एस्केप करने के लिए, है ना। पहले देखो, इसको बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है। अगर आपको एच न्यू एनर्जी वहां से मिलती है, उससे, किससे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके एक फोटोन से, तो उसका कुछ पार्ट तो काम में आ जाएगा फाई नॉट के लिए, फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन के लिए काम आ जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ काम आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को वो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए काम आएगा, क्योंकि उसको वेलोसिटी भी तो देनी पड़ेगी तभी तो भागेगा। तो बचा हुआ भाग कहाँ काम आएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी देंगे उस मेटल वाले इलेक्ट्रॉन को। तो सारी की सारी एनर्जी इस फोटोन की ट्रांसफर हो गई है ना। some part of the energy is being used as a work function and another will be as a kinetic energy। ये काइनेटिक एनर्जी लिखा है मैंने, इतना गंदा सा जो लिखा है आपको समझ में आना चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी इज हियर हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ मास कौन सा काम आएगा, मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो वहां से एस्केप करके भाग रहा है उस इलेक्ट्रॉन का मास, और वी मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इतनी देर हम बात कर रहे थे, एच न्यू जो है वो फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी मैक्सिमम, है ना। कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में काम आ गया और बचा हुआ किस में आ गया, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट हुई जो इलेक्ट्रॉन को उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर हम निकालना चाहे तो इस एच न्यू नॉट को अगर हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, ये रहा एच न्यू नॉट, इसको अगर हम दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो एच इसमें से कॉमन आ जाएगा और न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। द रिलेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। अच्छा, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बेस्ड ऑन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वेरिफिकेशन ऑफ लॉज कौन से, जब तक न्यू 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 नॉट से कम होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, द हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज विल बी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर प्लेस में ही नहीं आएगा, इट विल नॉट टेक प्लेस, ये आएगा ही नहीं ऑब्जर्वेशन में जब तक कि जो न्यू है। न्यू क्या है बच्चों, दोबारा मैं बता दूं कि न्यू यहाँ पर है इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी आपके हाफ एम वी स्क्वायर नेगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंस वन फोटोन इमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, so number of photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident light। जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी ज्यादा फोटोन्स वहां पर आएंगे तो ज्यादा वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा बनेगा। क्लियर हुआ, इट इज क्लियर दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू VHS and V nu naught are constant. These show that kinetic energy of the photon is directly proportional to the frequency of the incident light। यानी भाई जैसे जैसे उसका एच न्यू ज्यादा होगा तो जो वर्क फंक्शन है वो तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। तो अगर आपको न्यू ज्यादा मिलेगा तो एच न्यू यानी ज्यादा एनर्जी वहां से मिलेगी, और पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, अब उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी अब किस पर डिपेंड करती है, उस न्यू पर जो कि इंसिडेंट हो रहा है ना।
जितना एच न्यू ज्यादा होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है और उसमें क्या करता है, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। एज सच देयर कैन नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टाइम लेग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, i.e. the process is instantaneous. It is found the delay is only 10 to power minus second। वहां पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी उसके तुरंत बाद में वहां से इमिट हो जाएंगे, और इसमें टाइम डिले नहीं होता है, टाइम डिले होता है 10 to power -8 सेकेंड का, जो कि ऑब्जर्वेशन में नहीं आ सकता। समझ में आया, इतना जल्दी इंस्टेंट के ऊपर वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको फोटो सेल में यूज कर सकते हैं। फोटो सेल क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो सेल और इलेक्ट्रिक आई, इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो सेल भी कहते हैं। और कंसेप्ट सिंपल सा है, व्हेन ए रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू फॉल ए कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विच आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड। एक सी और ए यहाँ पर लगा दिया है, देखिए यहाँ पर बड़े गौर से, ये एक यहाँ पर तो ये लगा दिया ए, ये कलेक्टर है, और सी जो है वो यहाँ पर कैथोड है, यानी ये कैथोड का मतलब ये नेगेटिव है। यहाँ से इमिट होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो कहाँ कलेक्ट होंगे, वो कलेक्ट होंगे इस एनोड पे, और जब यहाँ पर एक कलेक्ट होंगे और वो इससे यहाँ से इसको एक सर्किट से जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस एनोड के थ्रू इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होगा, और वो करंट कहाँ पर जाएगा, वो इस सर्किट में जाएगा। ठीक है, एनोड इज केप्ट एज ए पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, है ना। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इज फ्लो ऑफ करंट व्हेन द रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। दिस करंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द माइक्रो अमीटर। इस करंट को हम मेजर भी कर सकते हैं माइक्रो अमीटर की हेल्प से। तो ये फोटो सेल का फंक्शन हो गया, है ना, बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, इनके ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन टेलीविजन कैमरा फॉर टेलीकास्टिंग सीन्स एंड आल्सो यूज्ड इन द फोटो टेलीग्राफी। फोटो सेल्स आर यूज्ड टू साउंड recording and video recording. It is used in the counting machines. It is used in the burglar alarms and fire alarms, है ना, चोर घंटी के रूप में burglar alarms. Photo cells are also used to measure the temperature of stars and study their spectrum. फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का क्या क्या यूज हो सकता है, दुनिया भर के यूज यहाँ पर बताए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। They are used to switch on or off the street light without any manual attention. They are used in the photometry to compare the illuminating powers of two sources. They are used for determination of Planck constant. They are used to control the temperature of the chemical reactions, to sort out the material of the different shades, and to determine the opacity of solids and liquids, and to locate minor flaws in the metallic sheets. यानी यहाँ पर इतना सारा काम है। कहने का मतलब जब तक उसके ऊपर रेडिएशन होती रहेगी वहां पर करंट फ्लो होगा, जैसे ही बंद होगी वहां पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो बंद हो जाएगा, यानी करंट भी बंद हो जाएगा। और इसी फंडा को यूज करते हैं उस फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है वेरियस एप्लीकेशंस में। अब अपन फोटोन्स को एक बार ये फोटोन होता कैसा है इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, है ना। फोटॉन्स कैसे होते हैं, फोटॉन्स है क्या, फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, न ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर होता है। ये मासलेस होता है, इसका कोई अपना मास नहीं होता। एनर्जी कितनी होती है इसमें, एच न्यू होती है, जिसको अपन एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं न्यू की जगह, और इसका मोमेंटम होता है एच अपॉन लेमडा। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, या तो उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ पे। तो एनर्जी और मोमेंटम केवल उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। व्हेन फोटॉन्स कोलाइड्स विद पार्टिकल द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड लाइक एन अदर नॉर्मल कोलिजन। जैसे नॉर्मल कोलिजन में हम पढ़ते हैं ना कि मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे इस कोलिजन में भी जब फोटोन पार्टिकल से स्ट्राइक करता है
तो कंजर्व रहता है, बट सम फोटॉन्स में डाई इन कोलिजन, है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स में चेंज आफ्टर कोलिजन, यानी कुछ की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और कुछ वहां पर खत्म भी हो जाते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फोटॉन्स। अच्छा, ये फोटो लिखा है ना, ये फोटॉन्स है एक्चुअली, ये फोटॉन्स है, बट सम फोटॉन्स में है। ऑल फोटॉन्स पॉसेस सम एनर्जी इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वहां पर है ना सारे फोटॉन्स की एनर्जी होती है। भाई एनर्जी के बिना फोटॉन्स का मतलब नहीं है ना, वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ओनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो केवल उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, नहीं, उसका मतलब है कि उस फोटो नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां पर ज्यादा आ रहे हैं उसी टाइम इंटरवल में। डी ब्रोगली, ये लास्ट फेज है इसका, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली ने क्या कहा, ए मूविंग मेटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएट विथ ए वेव, यानी जो पार्टिकल है उसको हम वेव के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कोई भी मूव कर रहा है उसको आप वेव के रूप में एसोसिएट कर सकते हैं। इट मीन्स ए वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ द पार्टिकल। The waves associated in the with the moving material particle are known as de Broglie waves or matter waves। अगर हम पार्टिकल को किसी वेव के साथ एसोसिएट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली, उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेव, उसको हम बोल देंगे डी ब्रोगली वेव्स। उसको मैटर वेव्स भी कहते हैं, है ना, इसका एक ही मतलब है। इसका मीनिंग क्या है, अगर मूविंग मेटेरियल पार्टिकल के साथ हम वेव एसोसिएट कर दें, एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइंस्टीन की थ्योरी में ही। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी द ठीक है, ये एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने यह भी कहा था कि किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इससे एक फॉर्मूला आ गया लैम्डा के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और एच अपॉन, अच्छा एम सी का मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मतलब मोमेंटम, यानी एच अपॉन पी, है ना। तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा यहां पर हो गया बच्चों एच अपॉन एम सी, या तो मैं इसको एच अपॉन एम सी लिख दूं या फिर क्या लिख दूं, या मैं यहां पर लिख दूं इसको, एक मिनट थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, एच अपॉन पी। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या है, इफ इंस्टेड ऑफ फोटोन वी हैव ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग विद द वेलोसिटी v, द इक्वेशन बिकम्स, अगर यहाँ पर c किस है तो फोटोन भागेगा, इलेक्ट्रो जो आपकी लाइट की वेव्स है, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड से कौन दौड़ेगा, फोटोन। लेकिन अगर वहां पर कोई मटेरियल पार्टिकल है मास का, तो उसकी वेलोसिटी तो c नहीं हो सकती, यानी वहां पर v हो सकती है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, c को रिप्लेस कर दिया v से, तो लेमडा मुझे मिल गया h अपॉन एम वी। और ये एक्सप्रेशन किसका है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, यानी अगर मूविंग मास है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, h अपॉन एम वी। समझ में आया ना। अगर फोटोन की जगह में कोई मास पार्टिकल दौड़ाऊं, उसको मूव करवाऊं v वेलोसिटी से, तो मुझे मिलेगी डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी या h अपॉन पी। क्लियर, अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा कि हमने बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसमें, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लो बढ़िया से, न्यूमेरिकल काम सोल्व करने के काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एम से मैंने ऊपर नीचे इसको गुणा किया है, यहाँ ऊपर करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ नीचे आ जाएगा 2m। और ये p की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस 2m को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m के और
स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट, तो p आ गया बच्चों यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो लेमडा कितना है, h अपॉन पी, p की वैल्यू यहां से पुट कर दो, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, और h अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो इस k को मैंने रिप्लेस कर दिया ev से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात करूं और इसके अंदर वैल्यू रख दूं सारी की सारी, तो लेमडा आता है बच्चों, जैसे इसमें h की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया, है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, लेमडा इज इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। ठीक है। अब उसको जितना यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे उसी हिसाब से उसकी उसकी क्या मिल जाएगी अपने को, वेवलेंथ मिल जाएगी। उस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे अपन, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है हमेशा, तो अपने को ये वैल्यूज याद रखने, ये फॉर्मूलेज याद रखते। कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन अब हम करते हैं, इसको बाइंड अप करते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के। जितनी वेलोसिटी होगी, है ना, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी उसने को वहां पर कम मिलेगी। द पार्टिकल मूव्स फास्टर देन द वेवलेंथ विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनफाइनाइट। भाई v जीरो हो गई तो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो तो इनफाइनाइट होनी है। सच ए वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज, इस तरह की वेव को देखा नहीं जा सकता। De Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. The wavelength associated with a heavier particle is smaller than that with the lighter particle. अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के भी। अभी आपने देखा ना पिछले स्लाइड में फॉर्मूले में, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, m डिनोमिनेटर में आ रहा था, v भी डिनोमिनेटर में आ रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि हेवियर पार्टिकल का जो जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर होगी, और जो लाइटर होगा, जो हल्का होगा, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। Matter waves like electromagnetic waves can travel in vacuum and hence they are not mechanical waves। ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। ये इस तरह की मैटर वेव्स हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसका मतलब ये है कि मैटर वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो वो है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर मैटर वेव्स कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती। तो हम कह सकते हैं कि ये मैटर वेव्स होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर ये हमें क्लियर करना पड़ेगा, ये चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। मैटर वेव, ये इसको बढ़िया से समझना फोर्थ को, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल। मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। भाई मैकेनिकल वेव्स को तो मीडियम चाहिए, सिंपल सी बात है। मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी वो। तो मैटर वेव्स जो जितनी भी है ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर मुझे नोट लगाना पड़ेगा, कैन नॉट ट्रेवल इन मीडियम। यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, यहाँ पर आप नोट लिख लो, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। थोड़ा सा लिखने में मेरे से नोट छूट गया, ठीक है। मैटर वेव्स जो है वो क्या है यहाँ पर, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स नहीं है। मैटर वेव्स आर नॉट, ये नीचे और क्लियर कर दिया इसने, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आइसोलेटेड चार्जेस।
आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, जब पहला पहला आपने 12th क्लास की स्टार्ट की थी, कि एसिलेटेड चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं। यहाँ चार्ज नहीं होता है, मैटर के ऊपर चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैटर वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। बहुत ही आपने बढ़िया से इसको सीखने की कोशिश की है ना। और इस चैप्टर को अगर आपने पूरा एक ही लेसन में कर लिया तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।